क्या आप जानते हैं कि मैं हूं आलिया, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शाह 2.0 पर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ, जाने पहचाने एक और अवैस इकबाल साहब। अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। इट्स अ प्लेजर मैम। अवैस इकबाल जो है बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं, बहुत रिलीजन पे बात करते हैं, इस्लाम पे बात करते हैं। जो लोगों के गलत अकायद, जो गलत मलत चीजें चल रही होती हैं, पागलपन चल रहा होता है, उसके ऊपर खूब लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। और अवैस आपको भी लोग, बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और पसंद भी उतने ही करते हैं। तो अवैस इकबाल, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये होगा कि सर, ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ फिर रहा है? जंग लगी हुई है, वॉर हो रही है ईरान और इसराइल के बीच और अमेरिका के बीच। पाकिस्तानी जो लोग हैं, आपको पता है ईरान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, और उसके बाद जो पहली पहली खबरें थी, उसके साथ जो दूसरा कंट्री आ रहा था जिसमें कोई 30-40 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद 70 की खबर आई, वो पाकिस्तान था। जबकि पाकिस्तान इस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इतने बावले हुए फिरते हैं? हम के कहीं पर कुछ आग लग जाए तो हम कहते हैं ये हमारा है, हमने ठेका ले लिया, उसका भी, बुझाने का भी और लगाने का भी। आलिया शाह, आपकी बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लफ्ज में जवाब है: रिलीजन। आलिया शाह, मुसलमानों ने, जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने कराची काउंसलेट में तोड़फोड़ की है, उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि जो पाकिस्तान के शिया मुसलमान हैं वो ईरान के साथ एक रिलीजियस एफिलिएशन रखते हैं। जब आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि ईरान के अंदर किसी भी शिया आलिम ने उस तरह से पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया था। और सऊदी अरब जो है उसके अहदाफ को निशाना बनाया गया, लेकिन सऊदी अवाम ने कभी अमेरिका की एम्बेसी या काउंसलेट को नहीं जलाया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दुबई एयरपोर्ट को, फुजैरा के अंदर तेल के डिपुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अवाम ने कभी भी अमेरिकन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तानी वो बदकिस्मत कौम है। जब 1979 में ईरान का इनकलाब आया था, तो आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो जला दी गई थी। और इस सारे वाकये का नुकसान किसको हुआ है? इस सारे वाकये का नुकसान उन लोगों को हुआ है जिनकी B1 B2 वीजे की अपॉइंटमेंट्स बुक थी, जिनकी F1 वीजे की अपॉइंटमेंट बुक्स थी। आजकल इमिग्रेंट वीजा जो है उनके इंटरव्यूज तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस वजह से, उस रिलीजियस जनून की वजह से बकिया पाकिस्तान, और आप इनकी मुनाफिकत चेक करें। जितने लोग कराची में अमेरिकन काउंसलेट को जलाने में मुलव्विस हैं, आप उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? उनके ऊपर मैरीन्स ने फायरिंग की, उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, किसने भी फायरिंग की, आप उन सब लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको दावत दीजिए कि जनाब, हम आपके पासपोर्ट पर अमेरिका का वीजा स्टैंप कर रहे हैं। उनमें से एक भी बंदा उस वीजे को डिनाई नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका से नफरत तब तक करता है जब तक उसका वीजा नहीं लग जाता। आलिया, रूट कॉज है ना, वो बताइए कि ये, और मुनाफकत है, डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं। क्योंकि देखें, जैसा मैंने कहा, आपने ये बात की कि बड़ी तादाद में शियाज रहते हैं, ठीक है। देखें, एक फेथ होने के नाते कि भाई चलें ठीक है, आपको जो है, वैसे तो देखिए, आपके जो 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया, यूएई में काम कर रहे हैं। आपको मजदूरी तो वो दे रहे हैं, आपको नौकरियां वो दे रहे हैं, जॉब्स वो दे रहे हैं। इस तरह की समझ बूझ पैदा ही नहीं की गई वहां की आवाम में और जनरेशन्स में कि आपका मफाद किसके साथ है और किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। आपको आईएमएफ पैसे दे रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आप उन चंद शियों को निकाल भी दें, इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है ना, उसमें सिर्फ फेथ की वजह से नहीं हो रहा अवैस। अगर आप नोटिस करें, इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने भी आपको सोशल मीडिया पे लोग मिलेंगे पाकिस्तानी, वो शिया हैं या नहीं है, वो सबके सब ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये सिर्फ एक, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक फेथ का मामला है ये। नहीं नहीं आलिया, मैं, आप बिल्कुल ठीक है कह रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं वो सच के साथ नहीं खड़े होते हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो हैं वो पैसे के साथ खड़े होते हैं। आप यकीन मानिए कि उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स को
आप भी जाती तौर पर जानती होंगी, मैं भी जाती तौर पर जानता हूं। वो मेरे साथ बैठकर एब्सोल्यूट वोडका पी चुके हैं, वो मेरे साथ बैठकर सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की पी चुके हैं, और जब वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, तो यकीन माने कि मैं अंदर से ना हंसने लग जाता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। वो लोगों को वो नहीं बताते जो बताना चाहिए, वो लोगों को वो बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल की रेटिंग नहीं आएगी। यही मजबूरी है अजहर अब्बास की क़यादत में चलने वाले जियो न्यूज की भी। अजहर साहब कितने प्रोग्रेसिव आदमी हैं जाती जिंदगी में, ठीक है ना, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन जो जियो न्यूज की जो वो थंबनेल देखकर लगता है कि ईरान की जंग जीतने में 2-4 घंटे ही बाकी हैं, ठीक है। तो मुझे 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 समझ नहीं आती कि ये लोग इतने नमक हराम क्यों हैं। इनके इनके हर न्यूज मीडिया हाउस के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम पर, आईवीएलपी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका की सैरें की हुई हैं, अमेरिका के अंदर बाकायदा स्कॉलरशिप्स ली हुई हैं, हम फ्री स्कॉलरशिप के तहत पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद वापस जाकर जब ये अमेरिका, मुझे और मेरी कोई अमेरिका से ऐसी अटैचमेंट नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब आप चूंकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए आप अमेरिका की साइड दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने अजरबैजान पर हमला क्यों नहीं किया? इस्लामी मुल्क है ना, अगर इस्लाम से ही दुश्मनी है, अमेरिका ने मलेशिया के ऊपर क्यों नहीं हमला किया? अमेरिका ने कतर पर क्यों नहीं हमला? कतर में तो अमेरिका की बेसिस है, सऊदी अरब में तो अमेरिका की बेसिस है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान का जो मुल्ला है, ईरान की जो रिलीजियस रजीम है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। लबनान के अंदर ईरान की जो रजीम है वो हमास को सपोर्ट करती है, और ये वो जो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो डायरेक्टली इसराइली अहदाफ को निशाना बनाती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने सिंपल प्लेन ब्लंट फैक्ट्स रख रहा हूं कि इसराइल की फौज में 20,000 मुसलमान फौजी काम करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ईरान की फौज में एक यहूदी भी काम नहीं करता है। ठीक है ना, जिस चीज को ईरान ने एक रिलीजियस वॉरफेयर की हैसियत दे रखी है, तो इसराइली फौज के अंदर काम करने वाले 20,000 मुसलमान जो हैं वो कुरान मजीद की तलावत करने के बाद ईरानी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो शहीद कौन है और मशहूद कौन है, ये आप बहुत अच्छी तरह से इसका फैसला कर सकते। तो ईरान के बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि होर चूको, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो है इस वक्त ईरान के साथ भी ताजियत कर रहा है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को वो बख्शू बना हुआ है कि जहां से 4 पैसे मिल जाए इनको, ये लोग करने को तैयार हैं। तो अलियशा, ये जो मुनाफकत है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पिन पॉइंट किया है और एक्सपोज किया है, जिसके लिए मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं खराज तहसीन आपको अक्सर औकात आपकी पोस्टें देखकर पेश करती रहती हूँ। अभी ये जो आपने बात की ना, आप देखिए जैसे आपने कहा कि बीच में थोड़ा सा ना वो पिस पुस भी जाते हैं, और साथ में वो जो वॉर होती है, वो जब कहीं पे भी किसी भी रीजन में वॉर होती है, वो एक के लिए तो तबाही होती है, लेकिन हमने देखा कि किसी दूसरे के लिए वो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखिए ये बड़ी सामने की बात है, ये हमारे अपने ऊपर गुजरा है। जो अफगान वॉर थी, ठीक है, उसमें रूस, यूएसएसआर और अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान भी तबाह हुआ, लेकिन बहुत बाद में पता चला हमें, और हमने बहुत बाद में तस्लीम भी किया। वैसे तो हम नहीं, तस्लीम आपको ही नहीं करते। अफगान वॉर का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसमें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे पेप्सी पाकिस्तान के मालिक बन गए थे। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही ना, बोरियां भर भर के पैसे गए। हम्म। तो वही तो बोल रही हूँ कि इस तरह की कोई भी वॉर होती है, तो जो कंट्री अपने पांव पर ना खड़ा हो इकोनॉमी में, उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अभी हमने देखा कि जैसे सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है। हाँ, वो जो एक हुआ है हिफाजत का, उन्होंने कहा जी ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट है, आप हमारे साथ जो है हमारी हिफाजत करें हम। पाकिस्तान ने कहा 100 बिस्मिल्लाह। साथ में उन्होंने उनको 8 दरखास्तें भी दी हैं कि जी हमें ये चाहिए, 5 अरब डॉलर इसके लिए चाहिए, $5 बिलियन जो है हमें इसकी, यानी जो पहले वो 10 साल में देते थे, अब वो कह रहे हैं कि हमें अभी दो 10 साल के लिए। तो ये ठीक है, इससे इकोनॉमी आपकी ठीक होगी, लेकिन बात ये कि वही जंगी इकोनॉमी बनी ना, कि कहीं पर जंग लगी तो हमें जो है वो फायदा हो गया, लेकिन हमने आईएमएफ से नहीं निकलना, हमने इकोनॉमी को ठीक नहीं करना, जंगी इकोनॉमी रहना है हम। ठीक है, पाकिस्तान में आज आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर भी सुनी होगी कि जी मैंने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मस से वो जो तेल है उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, और अभी मजीद कीमतें भी बढ़ेंगी। आलिया शाह, जो एक स्टेट्समैन होता है ना पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ कोई वजीर आजम थोड़ी है, वो तो रबड़ स्टैंप है। पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर साहब पॉलिटिक्स करते हैं ना, जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं,
रहमतुल्लिल आलमीन से कुछ थोड़े से नीचे दर्जे के ऊपर फायज हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान चला रहे हैं, वो आपके सामने है, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। अमेरिका जो इंडिया है, जो कि पाकिस्तान से एक बड़ा मुल्क है, वहां पर ऑयल प्राइसेस के अंदर कोई हाइक नहीं आया है, वहां पर ऑयल प्राइसेस स्टेबल हैं, क्योंकि इंडिया को सियासतदान चला रहे हैं, इंडिया को फौज नहीं चला रही है। पाकिस्तान को फौज चला रही है, रूस से तेल खरीद कर इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखा है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान के अंदर जो पिछली कीमत पर तेल खरीदा गया था, उसको ये जो भी 55 रुपए महंगा कर रहे हैं और मजीद महंगा कर रहे हैं, उससे जो एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। और लोग इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में हैं। आपके वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए हैं, आपका ऑनलाइन काम कर दिया गया है, उससे ना लोगों के अंदर पैनिक हो गया कि हम जो ये महंगाई सह रहे हैं, वाकई ये कुछ सही सह रहे हैं, हम इस वक्त एक पैनिक सिचुएशन में हैं। और वो इसी पैनिक के ऊपर थर्राइव करती है। वो पाकिस्तान को कभी भी एक नॉर्मल फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं देख सकती है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टेट से अपना शिफ्ट लिया, तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर बदमाशी जो है वो खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि इन्होंने 2 साल पहले ईरान के ऊपर भी ये मिसाइल बरसा चुके हैं। फौजी ऑपरेशन अरबी नाम से अखज किया जाता है, जैसे अल्लाह ताला इनको जिब्रील के जरिए वो नाम बताते हैं। उसके बाद इंडिया से तो इनकी झड़पें चलती रहती हैं, सिवाय चीन के और बुहिरा अरब को छोड़कर। ये 2 हमसाए हैं जिनके साथ अभी तक पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि अगली जो जंग है वो ये लोग मंगोलिया के साथ भी करेंगे। आपने ठीक कहा, ये वॉर इकोनॉमी है, ये वॉर इकोनॉमी है। और पाकिस्तान के अंदर किसी भी जंगी जो रीजनल सिचुएशन है, उसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान आर्मी हमेशा तैयार रहती है। जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आप बलोच लिबरेशन आर्मी आपके काबू में नहीं आ रही है, आपके काबू में टीटीपी नहीं आ रही है, आपके काबू में दीगर अनासर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने किराए के फौजी जो हैं कतर के फुटबॉल स्टेडियम्स के बाहर पहरा देने के लिए भेज दिए थे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी नज़र में आप बताएंगे, जो अब सिचुएशन एक क्राइसिस बन चुका है दुनिया में, वैसे तो मैं भी देख रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उन्होंने कहा है कि जंग जो है वो खात्मे के करीब है, तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस फौरी तौर पर कुछ नीचे आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगी, तीसरी आलमी जंग ये बन जाएगी, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन आप अ, बताइए कि आपके ख्याल में क्या, किस तरफ जा रहा है, कुछ मैं कुछ तो नहीं आप समझ सोचते होंगे मैं, ना। मैं नहीं समझता हूं कि ये तनाज़ा जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने बहुत कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक्स की हैं। उन्होंने इससे पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो तबाह किए, अभी उन्होंने ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो मार दिया, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो मार दी। वो चाहे तो मुज्तबा खामनाई को भी 10 मिनट में भड़का सकते हैं, नहीं, लेकिन वो वो कह रहे हैं, अब वो ऐसे जो लेकिन खबरें अभी लेकिन आ रही है ना, हाँ, वो एग्जैक्टली कह रहे एग्जैक्टली हैं। अभी अभी वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ईरान की जो मिलिट्री रजीम, जो मुल्ला मिलिट्री रजीम है, उसको इतना वीकन कर दें कि वो इंटरनल प्रेशर से ही कोलैप्स कर जाए। सीआईए ने कुर्दों को जो असलहा देकर ईरान के अंदर दाखिल किया है, वो कई अल्लाह वास्ते तो दाखिल नहीं किया है ना, उससे उन्होंने एक काम लेना है, तो वो बकायदा उनसे कुर्दिस्तान का वादा करके उस रीजन में, जो कि इराक को कवर करता है, जो कि ईरान को कवर करता है, जो तुर्की को कवर करता है, उनका एक बहुत पुराना मुतालबा है कुर्दों का कि जनाब हमें कुर्दिस्तान बना के दिया जाए। तो इस वक्त जो बहुत सारी फोर्सेस जो हैं ईरान के अंदर काम कर रही हैं, और जो रशिया है वो इंटेल दे रहा है ईरान को। चीन जो है वो इस वक्त अपने आप को एक डिस्टेंट पोजीशन पर पाता है, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इकोनॉमिक मफाद ईरान के साथ वाबस्ता नहीं है। चीन का इकोनॉमिक मफाद जो है अमेरिका के साथ वाबस्ता है, और चीन डायरेक्टली अमेरिका की दुश्मनी नाराजी नहीं मोल ले सकता है, इसलिए वो फासले से हालात को ऑब्जर्व कर रहा है। आलिया, ठीक है, आपने बड़ी गहरी बात की बहुत ये, क्योंकि अभी तक जो आम ऊपरी बातें हैं ना, वो ये कही जा रही हैं कि जी जो चाइना है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी तो सारी की सारी लीडरशिप मार दी, चाइना चुप करके पीछे बैठा हुआ है, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जो ताबड़तोड़ वहां पे हमले हो रहे हैं। और रशिया को भी अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन की जो आया है एक स्टेटमेंट में देख रही थी, वो भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका से कि आप ये वॉर जो है ये बंद कर दें। इससे हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ी रियलिटी जो सामने आई है, कि ये जो बात की जाती है ना, इससे पहले तक हम जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो सारे एनालिस्ट यही कहते हैं कि जी ग्रुप्स बनेंगे जिसमें चाइना, रशिया, ईरान ये सब इकट्ठे होंगे, अमेरिका के खिलाफ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रियलिटी हमें नजर आ रही है कि ईरान तबाह हो गया, लेकिन ये कंट्रीज एक तरफ खड़े हैं, पता नहीं अंदर खाने हेल्प कर रहे हो तो कर रहे हो, मुझे नहीं पता, नजर तो नहीं आ रहा, और अभी तक अमेरिका से ही रिक्वेस्ट करें। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी वॉर होती भी है तो उस वक्त भी जो ग्रुपिंग, या जो हम कहते हैं एक हमारे जो हमने एक इमेजिनेशन में बनाया हुआ है, वैसा नहीं होगा।
Am I right? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि रशिया जिस तरह से पिछले 4 साल से यूक्रेन के अंदर इंटरवेंशन कर रहा है, अमेरिका ने पीछे रहकर यूक्रेन की मदद तो की है, लेकिन कभी भी उसने नेटो फोर्सेस को डायरेक्टली यूक्रेन के अंदर दाखिल करने की जरूरत नहीं की है। तो बेसिकली पावर का ना, पावर के साथ एक खामोश मुआहिदा होता है। वो कहते हैं पंजाबी में कि मज्जा मज्जा दिया पहना दिया ने, ठीक है ना। तो जो एक पावरफुल रियासत होती है, वो दूसरे पावरफुल रियासत की बदमाशी को इस उम्मीद पर नजरअंदाज करती है कि जब मैं बदमाशी करूंगी तो दूसरी पावरफुल रियासत मेरी बदमाशी के बीच में नहीं आएगी। इसीलिए मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी एक दूसरे के मिलिट्री ऑपरेशंस को दूर दूर से कंडेम तो जरूर करते हैं, उनकी दुश्मनों की मदद भी करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के आई टू आई मुखालिफ नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। आप ये देखिए कि जिस पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की हुकूमत जिस ईरान जंग को एक मजहबी लिबादा उड़ाने के ऊपर तैयार है, तो क्या सऊदी अरब वालों का मजहब इस्लाम नहीं है? क्या कतर वालों का मजहब इस्लाम नहीं है? क्या बहरीन वालों का, ओमान वालों का मजहब इस्लाम नहीं है? इस वक्त मुसलमानों के रमजान में शैतान तो कैद है, लेकिन पता नहीं कौन जो है मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, ईरान सऊदी अरब पर मिसाइल फेंक रहा है, ईरान बहरीन के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, और जो अमेरिका और इसराइल है वो ईरान के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो मजीद ईरान को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो इसराइल के खिलाफ मिलिटेंट तंजीमों को मजीद फंड करके रीजन को डिस्टेबलाइज करें। और वो इस मसले को, कोई भी इस वक्त उनकी टेबल पर बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, और जो जो तारीख अपने आप को अनफोल्ड करेगी, मैं आपकी तवज्जो एक छोटे से वाक्य की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूं कि हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत साद बिन अबी वक्कास ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसी ईरान पर जिसके जहां पर आज मुसलमान पाए जाते हैं, तब जरतुश्त के पैरोकार थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत उमर फारूक को खत लिखा कि यहाँ पर हमें बहुत सी किताबें मिली हैं, इनका क्या करना है? तो हजरत हम्म। उमर फारूक ने उनको जवाब दिया कि इन सारी किताबों को जला दो, क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वो कुरान में मौजूद है, और जो कुरान में मौजूद नहीं है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत उमर फारूक के हुक्म पर ईरान की मुहिम में तमाम किताबों को जला दिया। उन्होंने ईरान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उनकी कल्चरल अचीवमेंट्स को जला दिया। और उसके बाद जो ईरानी थे वो अब कमजोर तो थे, लेकिन उन्होंने अरबों से एक इंटेलेक्चुअल इंतकाम लिया। उन्होंने शिया इस्लाम की शक्ल में इस्लाम के अंदर वो परमानेंट डिवाइड पैदा की, ठीक है, जिसके वजह से आज भी उम्मत मुस्लिमा जो है वो दो बड़े धड़ों में तकसीम है। काफर काफर, शिया काफर, काफर काफर, राफजी काफर, काफर काफर, सुन्नी काफर। आज भी ईरानी मुसलमान जो हैं वो हजरत उमर फारूक के कातिल अबू लुलु फिरोज का ख्याली मकबरा ईरान में बनाए बैठे हैं, जहां हर साल हजरत उमर के वफात वाले दिन जश्न उमर कुशी मनाया जाता है। इस बात पर खुशी का इजहार किया जाता है कि हजरत उमर फारूक को अबू लुलु फिरोज ने कत्ल कर दिया था। ये नफरत का आलम है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि जब तक आप इस रीजनल टेंशन को इस आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एनालाइज नहीं करेंगे, आपको वाकई लगेगा कि ये सिर्फ तेल की जंग है या ये सिर्फ मफादात की जंग है। आलिया शाह। वैस ये जो किताबें जलाने का ठेका है वो लगता है कि मुसलमानों ने ही ले रखा है। नालंदा यूनिवर्सिटी में किताबें जो जलाई गई थी वो कई साल तक जलती रही थी। अभी आपने इसका जिक्र किया कि यहाँ पे जो है ये किताबें जलाई गई, और ये मुझे इसका नहीं मालूम था, आपने बताया। तो ये मतलब इल्म से दुश्मनी जो है वो हमेशा से है। क्योंकि आलिया शाह, जो इल्म है ना वो आपके अंदर तशकीक पैदा करता है, स्केप्टिसिज्म पैदा करता है, क्वेश्चंस पैदा करता है। और स्केप्टिसिज्म और क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बिलीफ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हम्म। एक आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहूंगी मैं कि ये कहते हैं अब एक जिसे कहते हैं ना कि वो शगुफे छोड़ना, तो खैर आपको पता ही है, कोई ना कोई शगुफा चलता रहता है। एक और इस सब के अंदर ये भी है कि ये जो है ना अमेरिका असल में मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है। और अब देखें ये जो है ना ये बढ़ती बढ़ती बारी आएगी टर्की की, और टर्की के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, और टर्की और पाकिस्तान के साथ भी यही किया जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो कब्जा कर लिया जाएगा। इस पे नहीं, आप क्या कहते हैं, इस शगुफे पे? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि निकाह पर निकाह नहीं होता है। तुर्की में ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं, और जो जैकबाबाद एयर बेस है वो मेरी मालूमात के मुताबिक जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो आलिया शाह, जब ऑलरेडी एक फोन कॉल के ऊपर पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं
अपनी सर्विसेज अमेरिका को देने पर आमादा हैं, तो अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो अपनी जो फौजें हैं फिजिकली वहां पर दाखिल करे। और दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक के खिलाफ है, तो आप 1776 ईस्वी में जब अमेरिका बना था और अब 2026 चल रहा है, तो पिछले 250 सालों में से आप सर्च कर लीजिएगा, सिर्फ 235 सालों में अमेरिका हालत जंग में है। सिर्फ 15 साल जैसे गुजरे हैं 250 सालों में जिसमें अमेरिका ने किसी से लड़ाई नहीं की है। क्या वेनेजुएला जो है मुसलमान मुल्क है? क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो एक मुसलमान मुल्क है? क्या निकारागुआ जो है एक मुसलमान मुल्क है? क्या वियतनाम जो है एक मुसलमान मुल्क है? एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन। ठीक है, जो मफादात हैं, जो रीजनल पॉलिटिक्स हैं, वो इस तरह की जंगें जो हैं फ्यूल करती रहती हैं। पिछले जमानों में जंगों के लिए हथियार बनाए जाते थे, अब हथियारों के लिए जंगें बनाई जाती जंगे हैं। बनाए जाते हैं। वाह, क्या इसी बात पर अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बढ़िया, आपने गहरी बात कह दी। अवैस इकबाल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप मेरे It was प्रोग्राम के लिए आपने it was टाइम pleasure निकाला। talking to you. हाँ, दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक्स जरूर अ सर। लॉट। टेक केयर, टेक केयर।